शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ये चीज पहले सेल कर दो, फिर आप वो चीज बाय करो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक 2000 रुपए पे चल रहा है, एंड आपको लगता है कि वो वहां से ऊपर नहीं जाएगा आज, वो 1500 सॉरी 2000 से 2200 या 2500 नहीं होगा। आपको लगता है कि वो आज के दिन 2000 से 1500 आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप 2000 पे वो स्टॉक बेच दोगे। आपके पास है नहीं बट स्टिल आप बेच दोगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ योर ब्रोकर। तो ये ब्रोकर एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यू कैन फर्स्ट सेल द स्टॉक्स। तो आपने ब्रोकर से लेके उसको पहले बेच दिया, 2000 से जब उसकी वैल्यू नीचे आके 1500 पे आई, तब आपने उसको वापस से खरीद लिया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा शॉर्ट सेलिंग का। इसमें आपका कैसा प्रॉफिट हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ 2000 में बेचा, 1500 में वापस खरीदा, मतलब बीच में 500 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग। एंड एक बात याद रखना, आप सिर्फ ये इंट्राडे में ही कर सकते हो इक्विटी मार्केट्स में। हाँ, मार्केट क्लोज होने से पहले वापस खरीदना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जो भी होगा, बट मार्केट क्लोज होने से पहले और पर्टिकुलर डे आपको करना पड़ेगा। शॉर्ट सेलिंग इज गुड। देखो साहिल जी, शॉर्ट प्लेजिंग का मैं बताता हूँ आयुष जी। साहिल जी, शॉर्ट सेलिंग इज गुड और बैड नहीं, इट इज हाफ ऑफ द मार्केट। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको सिर्फ बाइंग आती होगी तो आप कितने दिन पैसा कमा लोगे? मार्केट आधे दिन ऊपर जाता है, आधे दिन नीचे जाता है, 50-50 की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कभी मार्केट ऊपर गया, कभी नीचे गया। तो अगर आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं आती होगी तो आप तो सिर्फ बाइंग का ट्रेड ले पाओगे। तो जिस दिन मार्केट नीचे जाएगा उस दिन या तो आप लॉस करोगे, पहली चीज, या तो आप लॉस करोगे या तो आप कोई ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। तो इसलिए शॉर्ट सेलिंग हमें सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारी प्रिडिक्शन ये है, हमारा एनालिसिस ये है कि मार्केट आज नीचे जाएगा, उस दिन आप स्टॉक सेल करके बैठ सकते हो आराम से। प्लेजिंग मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ आयुष जी, इसलिए मैंने बताना नहीं चाहता था, बट मैं आपको बता देता हूँ। प्लेजिंग होता है कि आपके पास लेट से 2 लाख रुपए, आपने 2 लाख रुपए का शेयर ऑलरेडी खरीद रखे। तो अब उन 2 लाख रुपए के शेयर को गिरवी रखवा के आप 2 लाख रुपए मार्जिन, या कुछ कम होता है 1.5 लाख रुपए मार्जिन लेके उससे वापस ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ये चीज, इसलिए मैंने प्लेजिंग नहीं बताया आपको। ठीक है। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिन का, भी किसी ने पूछा था मार्जिन के बारे में। ये मैंने बताया ना आपको साहिल, विशाल जी, आप बस ऐसे सोचो इसको कि आपका स्टॉक नहीं है तो आप सेल कैसे कर पाओगे। आप ये सोचो कि आपकी मदद आपके ब्रोकर ने करी है। ब्रोकर में बहुत स्टॉक्स पड़े हैं, उसने आपकी मदद करके आपको बोला कि कोई ना, तुम बेचो, आज के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम बेचो इसको, जब वापस खरीदोगे तो मुझे खरीद के दे देना। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप याद रखोगे तो आपको हमेशा समझ आएगा कि हाँ। शॉर्ट सेलिंग भी सिखाओगे, इसमें सिखाने वाला कुछ नहीं है साहिल जी, इसमें यही है मेन चीज कि उधार लेने के कॉन्सेप्ट से मत समझो। विशाल जी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ताकि आपको समझ आ जाए कॉन्सेप्ट। आप बेसिकली शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, बस समझाने के लिए मैंने बताया। ऐसे मत सोचना कि मैंने उधार ले रखे है स्टॉक और ऐसे करके। शॉर्ट सेलिंग में कुछ सिखाने वाला नहीं है। जब आपका सेटअप, आपका एनालिसिस, आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे से आ जाएगा, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। आपको जब लग रहा है आज मार्केट नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट सेलिंग करो, मैं आपको बता दूंगा कैसे एग्जीक्यूट करना है। शॉर्ट सेलिंग फॉर इंट्राडे ओनली इन द इक्विटी मार्केट्स, इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट आप इसे कर सकते हो पोजिशनल भी लंबे टाइम के लिए। हेजिंग कुछ नहीं होती, हेजिंग होती है अपने पोजीशन का रिस्क कम करना। हेजिंग होता है अपने पोजीशन का रिस्क कम करना, कि आपने अगर एक ऊपर जाने का ट्रेड ले रखा है तो उसके साथ आपने थोड़ी छोटी क्वांटिटी में नीचे जाने का भी ट्रेड ले रखा है। तो आपने दोनों तरफ के ट्रेड ले रखे हैं, बट क्वांटिटी जिस तरफ की ज्यादा होगी उस तरफ का आपको प्रॉफिट होगा। चलो ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा क्या, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा मार्जिन का। मार्जिन भी इंट्राडे का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इंट्राडे में हमें फैसिलिटी मिलती है कि जितना आपके पास पैसा है उससे 5 गुना के आप स्टॉक खरीद या बेच सकते हो। मतलब अगर मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं आज इंट्राडे में 5000 तक के स्टॉक बेच सकता हूँ, 5000 तक के स्टॉक खरीद सकता हूँ। तो ये फैसिलिटी भी हमें ब्रोकर के थ्रू प्रोवाइड करता है। ब्रोकर बोलता है कि मैं तुम्हारे आज मदद करूंगा, तुम्हें जितने का आज 5 गुना तक का जितने स्टॉक बेचने हैं तुम बेचो, जितने खरीदे तुम खरीदो। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप मार्जिन यूज कर रहे हो आपको आज ही आज पोजीशन क्लोज करनी है, इंट्राडे में ही पोजीशन क्लोज करनी है, क्योंकि ब्रोकर सिर्फ आपको इंट्राडे के लिए ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। सेबी भी सिर्फ इंट्राडे के लिए ही फैसिलिटी अलाउ करता है। कुछ ब्रोकर होते हैं जो चलते हैं, जो प्राइवेट ब्रोकर्स होते हैं वो लंबे टाइम के लिए भी आपको शायद दे दें, बट प्राइवेट ब्रोकर ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होते हैं, तो आप उनमें मत जाओ। देखो दो तरह के ब्रोकर होते हैं। दो तरह के ब्रोकर क्या हो गए, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है नॉर्मल ब्रोकर। अभी उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले मैं आपको समझा रहा था क्या। अभी हम समझ रहे थे मार्जिन का कॉन्सेप्ट। तो याद रखना, जब भी आप स्टॉक खरीद रहे हो बेच रहे हो, आप कैसे एक चांस है, आप कैसे एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 5 गुना तक के वो खरीद सकते हो। बट जब आप 5 गुना तक के खरीद रहे हो तो आप हमेशा याद रखना आपका रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आपके पास 1000 रुपये आपकी जेब में, 1000 रुपए की चीज आपने खरीदी या बेची, उसका 10% अगर आपको लॉस होता है तो आपका सिर्फ 100 रुपए का लॉस होता है। बट अगर वहीं आपके जेब में 1000 रुपए है, आपने 5 गुना करके ब्रोकर से ले लिया मार्जिन, 5000 रुपए के स्टॉक खरीदे बेचे, उस पर 10% का लॉस हुआ, सीधा आपका कितना लॉस हुआ, 500 रुपए का।
आपकी इनिशियल कैपिटल 1000 है, उसमें से 500 रुपए गायब हो जाएंगे, आपकी आधी कैपिटल एक दिन में समाप्त। तो इसलिए मार्जिन का कॉन्सेप्ट बहुत रिस्की है, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी उतना ही है। आपकी कैपिटल पे अगर आप प्रॉफिट करोगे तो 1100 होगा, मार्जिन में प्रॉफिट करोगे तो 1500 होगा। बट हमेशा 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 अपने दिमाग में बिठा लो ये बात, सबके लिए ये बात, आपको सबसे पहली चीज प्रॉफिट नहीं है मार्केट में। आपका एम प्रॉफिट करना नहीं है। आपका एम क्या होगा? आपका एम होगा आपको अपनी कैपिटल सेफ रखनी है। जितना पैसा आप मार्केट में ला रहे हो वो सेफ रहना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंडरी चीज है। जब आप कैपिटल अपना सेव करना, कैपिटल अच्छा से आपका यूटिलाइज करना आप सीख जाओगे तो आपका प्रॉफिट होने लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स आते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आपका कैपिटल खत्म हो जाता है, आप कैपिटल उड़ा देते हो या कुछ हो जाता है, आपने 10,000 रुपए लगाया, आपको थोड़े दिन ट्रेड करा, आपका कैपिटल जीरो हो गया। तो जब आपका कैपिटल ही जीरो हो जाएगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे मुझे बताओ? आपको ट्रेडिंग ही नहीं बचेगी, अभी ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। तो कैपिटल होना जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस इज सेकेंडरी। 15% लॉस हो गया तो सेम कॉन्सेप्ट लगाइए आप। 1000 रुपए में 15% लॉस होगा, 150 का लॉस होगा। 5000 में 15% का लॉस होगा तो कितना होगा? 500 प्लस 250, 750 का लॉस। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन ट्रेडिंग। इसलिए मार्जिन ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, बट ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मार्जिन यूज करने की। तो यहाँ तक हमने सारे बेसिक्स समझ लिए। कुछ बेसिक्स बचे हैं जो डायरेक्टली ऐसे इन्वॉल्व नहीं है हमारे, जैसे डिविडेंड वगैरह हो गया, शॉक स्प्लिट हो गया, बाइंग बैक ऑफ शेयर्स हो गया। ये सारी चीजें करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको सीधा पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाऊंगा मार्केट का, कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, चार्ट कैसे देखना है, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हम बाद में कवर कर लेंगे। गैप अप का कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल में आता है तो टेक्निकल में सिखाऊंगा। यहाँ तक के हमारे सारे बेसिक्स खत्म हो गए हैं स्टॉक मार्केट के इस स्लाइड तक, दैट इज द 12th स्लाइड। 13 स्लाइड से हम एंटर करते हैं रियल स्टॉक मार्केट में, जो हमारी टाइप्स ऑफ एनालिसिस से स्टार्ट होती है। तो आई वेलकम यू ऑल टू द रियल स्टॉक मार्केट। अब हमारी 3 टाइप की एनालिसिस होती है स्टॉक मार्केट में। फंडामेंटल एंड टेक्निकल के बारे में आपने सुना होगा, इकोनॉमिक के बारे में ज्यादा लोगों ने नहीं सुना है, बट बहुत सिंपल एनालिसिस है इकोनॉमिक एनालिसिस। एंड इकोनॉमिक एनालिसिस से रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। अब ये होमवर्क शायद आप नहीं करोगे। कितने लोगों को यहाँ पे चार्ट रीडिंग आती है ऑलरेडी? मुझे एक बार यस या नो करके बता दो। मतलब चार्ट देखना आता है, कैंडल जो बनती है ऊपर नीचे। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ लोगों को अभी चार्ट रीडिंग नहीं आती, तो मैं आपको इकोनॉमिक एनालिसिस वाला होमवर्क फिर बाद में दूंगा। मैं आपको भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसका। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस आर द 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस दैट एग्जिस्ट इन द स्टॉक मार्केट। अगर हम इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, तो इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग जो हमारे होती है मार्केट से रिलेटेड। जैसे न्यूज हो गई, जैसे हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इलेक्शन है, वो भी हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस में आएगा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं ना हमारे, आप खुद ऑब्जर्व करना, इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो मार्केट को बहुत ज्यादा हिलाता है। जो हमारा वो आता है बजट आता है, बजट का रिजल्ट हमारे मार्केट को बहुत ज्यादा हिलाता है। क्यों हिलाता है? पीछे का लॉजिक समझेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ इकोनॉमिक एनालिसिस में ऐसी चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे जो भी देश विदेश की न्यूज हो गई, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, वो सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आती है। जैसे कोई वॉर हो गई बड़ी, जैसे यूक्रेन रशिया की वॉर की जब अनाउंसमेंट हुई थी, बड़ी वॉर हुई थी, तब क्या हुआ था? वॉर वॉर के टाइम क्या हुआ था? मार्केट एकदम से गिरा। क्यों? क्योंकि जब वॉर होती है ना, इसके पीछे का लॉजिक ये है, जब वॉर होती है तो वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनाती है कि यार वॉर होगी, बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, बहुत सारे रिसोर्सेज की बर्बादी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी होगी, चाहे वो कहीं पे भी हो देश। हर देश इफेक्ट होता है उससे। रशिया में अगर वॉर हो रही है तो वहां से हम तेल खरीदते हैं, हमें इफेक्ट पड़ रहा है डायरेक्टली। सारे देश जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो इसलिए हमारा मार्केट नीचे जाएगा, हमारे मार्केट में एक बड़ा फॉल आएगा। कोविड, जैसे दीपक जी ने लिखा, कोविड आया, इंटरनेशनल फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। मार्केट ब्रूटली गिरा, मार्केट बहुत गिरा, 8,000 तक चला गया था निफ्टी। तो ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं मार्केट को डायरेक्टली। कोई भी बड़ी न्यूज हो गई, कोई पॉलिटिकल चेंज हो गया, कोई भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज हो गई, ये सारी चीजें हमारे मार्केट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। जैसे मैं बात कर रहा था हमारे इलेक्शंस की, लेट्स से हमारे बड़े इलेक्शंस है, पूरे देश के प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस है, एंड प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन है, इलेक्शन हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। एंड लेट्स से कि पिछले 4 साल से क्या चल रही है? बीजेपी। ठीक है, एंड इस साल इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, वोटिंग में क्या हुआ? बीजेपी को पूरी बहुमत नहीं मिली। बहुमत आपको पता है ना, मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिले। एंड बीजेपी को किसी की मदद लेनी पड़ी कि यार तो वाली ये वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वाली पार्टी, मुझे थोड़े थोड़े वोट दे दो, थोड़ी थोड़ी सीट्स दे दो, एंड हम क्या बनाएंगे? एक कंबाइंड गवर्नमेंट बनाएंगे। मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, क्या कहते हैं इसे, समझौते वाली गवर्नमेंट या पता नहीं क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया। हाँ, कोलिशन वाली गवर्नमेंट, तो हम वो बनाएंगे। तो उससे हमारे मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसे टाइप की गवर्नमेंट बन रही है ना, डिफरेंट, जिसमें पार्टीज है, जिसमें क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, उसमें हिंड्रेंस आती है, उसमें दिक्कतें आती है। क्योंकि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको उससे भी पूछना पड़ेगा, उससे भी पूछना पड़ेगा,
बीच में टाइम वेस्ट होगा, काफी चीजें वेस्ट होगी। तो हमारी गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग नहीं है तो हमारा स्टॉक मार्केट डायरेक्टली इफेक्ट होता है, हमारा स्टॉक मार्केट उस दिन एक नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाता है। एट द सेम टाइम जैसे पिछले इलेक्शन या उससे पिछले इलेक्शन में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली थी, बहुत अच्छी वोट मिली थी, तो वो क्या हुआ हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव फैक्टर हुआ। क्यों हुआ? पीछे का लॉजिक, हमेशा हर चीज का लॉजिक जानना। इसके पीछे का लॉजिक क्या हुआ? हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हुई कि 4 साल के लिए गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी वो अपने बलबूते पे ले सकती है, किसी से उसको पूछना नहीं पड़ेगा, डिसीजन वो जल्दी ले पाएगी, कोई भी दिक्कत होगी वो आराम से अपना सारी चीजें कर पाएगी खुद के डिसीजन से। तो दैट इज हाउ पॉलिटिक्स इफेक्ट द मार्केट, दैट इज हाउ इंटरनेशनल न्यूज लाइक वॉर्स इफेक्ट द मार्केट। उसके साथ कौन सी न्यूज, जैसे अभी हमारा बीच में कोई स्ट्राइक हो गई, इंडिया किसी वॉर में चला गया, कुछ हो गया, बीच में से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, या उससे पहले हमारे इंडिया में थोड़ी सी बॉम्बिंग वगैरह हुई थी, वो मार्केट को गिरा देते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर सारी चीजें आती है, ग्लोबली जो हो रहा है देर ब देर, किसी देश में हो रहा है, कहीं और हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है, वो सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट इनमें और कैसी चीजें आती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कैसी चल रही है देश की। आज लेट से हम अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पे लेट से 10% है, और कल आरबीआई ने मीटिंग लगाई, आप देश के एनालिस्ट ने मीटिंग लगाई, एनालिस्ट ने एंड बोल दिया कि एम्प्लॉयमेंट रेट 10 से 15 हो गई है, तो क्या मार्केट गिर जाएगा? क्यों गिर जाएगा? क्योंकि गंदी न्यूज है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है देश में, सीधा सीधा इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, राइट? ठीक है, तो ऐसे करके ये इफेक्ट करा इस चीज ने मार्केट को। ऐसे रेट्स अलग अलग, रेपो रेट निकलती है बैंकिंग की, रेपो रेट निकल गई, और इंटरेस्ट रेट कैसी होगी, लेंडिंग रेट कितनी होगी, ऐसे करके बहुत सारी रेट्स होती है। अगर वो डाटा अच्छा नहीं आता है तो हमारे मार्केट को डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। अब किसी ने कमेंट सेक्शन में लिख रखा है, चैट सेक्शन लिख रहा है, सिलिकॉन वैली बैंक जब कोलैप्स हुआ था। हाँ, सिलिकॉन वैली बैंक जब कोलैप्स हुआ था, जाके देखना 3 या 4 दिन का मार्केट पूरी तरह गिरा था। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन वैली के अंदर जो बैंक्स थे उसमें इंडिया के काफी स्टार्टअप्स, इंडिया के उसके अंदर पैसा था उनका काफी। जब वहां का बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो रहा था, यूएस का बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो रहा था, वहां रोज 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक बंद हो रहे थे। डायरेक्टली इंडिया में भी थोड़ा टेंशन का माहौल बन रहा था, क्योंकि वहां एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी के बैंक्स बंद होना बहुत बड़ी बात है ग्लोबली। ये बताते हैं कि हम रिसेशन की ओर जा रहे हैं। तो इंडिया का मार्केट 2-3 दिन तक लगातार गिरा था, अच्छी अच्छी पोजीशन लॉस में गई थी लोगों की। ऐसे न्यूज अफेक्ट करती है हमारे मार्केट को भी। तो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आपकी सारी तरह की न्यूज जो हो रही है इधर उधर पूरे देश में, वॉर वॉर वगैरह, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सारी तरह की रेट्स, जैसे जैसे डाटा आता है वैसे वैसे हमारा देश इफेक्ट होता है। बहुत अच्छी चीज बताऊं, इन्फ्लेशन का जो डाटा आया था अभी, 1 मिनट रुको, मैं अभी जो हमारा एल्गोरिथम में डला था, 1 मिनट पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको। रेट हाइक साइकिल अनचेंज, सॉरी, जो भी आरबीआई ने मीटिंग लगाई थी उसमें बोलता कि रेट हाइक नहीं होगी, इन्फ्लेशन की रेट जैसे हर साल ना बढ़ रही थी, कि आज 5 है, फिर 5.5, फिर 10, मतलब महंगाई हर साल बढ़ रही थी। हमारी मीटिंग हुई थी अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आरबीआई की मीटिंग हुई थी, उन्होंने बोला अब रेट नहीं बढ़ेगी, ये चैनल पे डला हुआ है। तो क्या बोला गया था? ईज मिलेगी, अब रेट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद ऐसी 2-3 चीजें और पॉजिटिव न्यूज थी, जब ये आई ना, जब आरबीआई की मीटिंग के अंदर 10 या 10:30 बजे जब ये न्यूज आई, तब हमारे मार्केट ने इंस्टेंट इंस्टेंट पंप दिखाया, इंस्टेंट मार्केट ऊपर गया। मैं दिखाऊंगा तुम्हें विद एग्जांपल, डोंट वरी। देखो, अभी चलते हैं हमारे इस पे, एंड यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। देखो निफ्टी का चार्ट मैं खोलता हूँ। NIFTY 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले अच्छे से कि हाँ पंप आया था नहीं आया था। ये देखो, ये जो तुम्हें पंप दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये रेपो रेट आने के बाद होता है 10 बजे का राउंड ही पंप आया। ये देखो 10 बजे जो कैंडल बनी है सबसे बड़ी, तो ये पंप आया था हमारा जब रेट के बारे में पता चला, आरबीआई ने बोला हाँ सही है, 80 पॉइंट का पंप है, ऊपर जाते जाते बहुत बड़ा पंप हो गया था, 120 पॉइंट का पंप था, 0.67% का। बट जो इंस्टेंट पंप था ना, किसी को पता नहीं चला क्यों आया है, यहाँ से आया सीधा इतना बड़ा पंप 100 पॉइंट का। ये अच्छी न्यूज सुनते ही मार्केट में एक पंप आया, ऐसे होता है। बैंक निफ्टी में भी आया होगा, मैंने बैंक निफ्टी नहीं देखा, मैं बेसिकली निफ्टी को ज्यादा ट्रैक करता हूँ, बट बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा पंप आया होगा, आई गारंटी। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी तो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है ना, आप खुद मुझे बताओ, अगर रेट वेट नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही है, तो बैंकिंग सेक्टर भी डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। ये देखो, ये पंप देखो, बैंक निफ्टी में तो और बड़ा पंप आया हुआ है, 10 बजे कह रहा हूँ। तो ऐसे करके पंप आते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी सब में। चार्ट कौन सी वेबसाइट से ओपन होता है? चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू से होता है। देखो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ये जो ट्रेडिंग व्यू में दिख रहा है ना आपको, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक एक चीज समझाऊंगा कि ये फीचर क्या होता है, ये फीचर क्या होता है, ये क्या होता है, इससे क्या होता है। ये पूरा वॉक थ्रू आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूं। क्योंकि अगर मैं आपको टेक्निकल सिखा रहा हूँ तो सबसे पहली चीज है कि आपको टूल्स यूज करने आते हो, औजार यूज करने आते हो, जिससे आप टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे।
ठीक है, तो वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। तो इकोनॉमिक एनालिसिस की हमने बात कर ली, इसमें सारी चीजें होती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है मार्केट या स्टॉक्स को। जैसे स्टॉक्स में पता है, अभी बीच में न्यूज आई थी, कौन सी नई गाड़ी निकली थी, महिंद्रा की स्कॉर्पियो निकली थी मेरे ख्याल से, या कोई गाड़ी निकली थी। उस दिन वो स्टॉक मेरे को जितना याद है 8 से 10% ऊपर गया था एक ही दिन में वो स्टॉक। कैसे? न्यूज डायरेक्टली अफेक्ट कंपनी, पूरे मार्केट के न्यूज हो तो पूरे मार्केट को इफेक्ट करती है, कोई स्टॉक बेस्ड न्यूज हो, स्टॉक बेस्ड न्यूज स्टॉक को अफेक्ट करती है। एक आपका केपीआईटी का, केपीआईटी की इंटरनेशनल कोई फर्म है, जेपी मॉर्गन ने बोला कि केपीआईटी ओवर वैल्यूड हो गई है। अब वो फर्म इतनी बड़ी है, उसकी रेपुटेशन इतनी बड़ी है, उसने बोला कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, इसका असली रेट 40% नीचे होना चाहिए। केपीआईटी 2 दिन में 15% का फॉल दे गया। तो इतनी ज्यादा चीजें न्यूज अफेक्ट करती है हमारे मार्केट को। स्कॉर्पियन होगी, मेरे को गाड़ी का नाम नहीं पता, सॉरी एग्जैक्टली। ठीक है, सो दैट्स हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस वर्क्स। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की। जी, वो न्यूज फेक नहीं थी, जिस भी कंपनी की थी, महिंद्रा की या जो भी कंपनी की न्यूज थी वो सही थी, बहुत ज्यादा बुकिंग हुई थी उनकी। चाहे 5 साल की नहीं हो, पर 3-4 साल की बुकिंग उनकी आ गई थी। मेरे को एग्जैक्टली न्यूज नहीं पता, बट इट वॉज अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर द कंपनी। ठीक है, अब हमारे बात करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में ये सारी चीजें आती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट। एक चीज याद रखना, जब भी आपको चार्ट रीडिंग करनी है, हमने कल ही बात करी, जब भी आपको स्टॉक का प्राइस देखना है, आपको इंडिकेटर लगाना है, आपको कैंडल देखनी है, आपको मूवमेंट देख के जब प्रिडिक्शन बैठानी है, किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करके बैठानी है, तो वी विल डू टेक्निकल एनालिसिस। वो पार्ट ऑफ द मार्केट इज कॉल्ड द टेक्निकल पार्ट, एंड उसके लिए हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी स्टॉक को देखना है कि यार ये अच्छी कंपनी है नहीं है, लंबे समय में कैसी चल सकती है, कैसी नहीं चल सकती, क्या कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है नहीं कमा रही, ये अगर आपको सीखना है, तो क्या हम यूज करेंगे? हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस की ना 2 ब्रांच होती है। एक ब्रांच होती है हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक ब्रांच होती है हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब किसी को पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस? मुझे बता दो फटाफट। किसी को पता है कि नहीं? यस या नो करके। ओके, नो, नो, नो। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द, मेरे को नो दिख रहे हैं, जितने लोगों ने लिखा है मेरे को नो दिख रहे हैं सबसे ज्यादा। देखो, जैसा नाम सजेस्ट करता है ना वैसे होता है। देखो, अब जैसे यहाँ पे क्वांटिटी एंड क्वालिटी लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी जिनको हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं। मतलब कंपनी की रेशो, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी की एसेट, जो भी चीजें हम नंबर से बता सकते हैं ना कि हाँ कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, नंबर से हमें पता चलता है। वो सारी चीजें और वो सारे पार्ट हमारे आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, क्योंकि क्वांट का मतलब ही नंबर होता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है जो भी सारी चीजें हम नंबरों से डिनोट कर सकते हैं, नंबरों में देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एंड जो भी चीजें नंबरों में हम नहीं देख सकते, जैसे कंपनी की गुडविल, अगर हम किसी कंपनी की गुडविल की बात करते हैं, नंबरों से नहीं पता चल सकती। कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की ब्रांड वैल्यू, कंपनी की कंपटीशन, कंपनी की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब कि यार कंपनी में जो सीईओ है या सीएफओ है, इसकी बहुत वैल्यू है, ये बंदा बहुत ऐसे रेपुटेटेड है, बहुत दिमाग वाला है, कंपनी को आगे ले जा सकता है। अब उसको तुम नंबरों पे नहीं बता सकते, तो वो कैसे हुआ? क्वालिटेटिव एनालिसिस में हुआ। गुडविल जैसे मैंने बताया, नंबरों में नहीं बता सकते। मार्केट कंपटीशन की मैंने जैसे बात करी कि यार इसके ये कॉम्पिटिटर है, कितना इफेक्ट कर सकते हैं स्टॉक को फ्यूचर में, ये आप नहीं कर सकते। अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, हमारे जो पेपर के स्टॉक है, पेपर इंडस्ट्री के जो स्टॉक है, उनका फ्यूचर कैसा है? मुझे तुम खुद बताओ, गेस करो। क्या हम ऐसे एक ब्रॉडर व्यू में सोच सकते हैं कि पेपर का डाउन ट्रेंड, नॉट दैट गुड, नॉट ब्राइट, नॉट दैट गुड? अब ये सब कैसे, सबने कैसे बोला? क्योंकि जो पेपर का यूज केस है ना वो कम हो रहा है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, लोग ज्यादा लैपटॉप यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, एंड पेड़ हम काटना नहीं चाहते। पेड़ हम काटना नहीं चाहते, तो हम प्रोडक्शन भी कम करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाएंगे, हमें दिक्कत होगी। फर्स्ट ये, सेकंड डिजिटलाइजेशन जैसे हो रही है, आजकल डॉक्यूमेंट साइनिंग हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो पेपर इंडस्ट्री एक श्रिंकिंग मार्केट है, एक डाउनग्रेडिंग मार्केट है। तो अगर हम लॉन्गर टर्म में देखें, 10 साल 20 साल, तो क्या पता एक प्रोबेबिलिटी ऐसी बिल्ड हो सकती है कि पेपर के स्टॉक ना चले आगे का। क्योंकि जब पेपर का यूज ही नहीं है, किसी चीज का यूज ही नहीं है, तो उसके स्टॉक कैसे चलेंगे? मुझे बताओ आप, खुद बताओ। अब एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं आईटीसी की, टोबैको कंपनी की, क्या तंबाकू कभी भी बंद हो सकता है? मुझे खुद बताओ। हमारे देश में कभी भी बंद हो सकता है? सिगरेट कभी बंद हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? गवर्नमेंट या हमारी जो देश की जीडीपी है ना, उसका 5% रेवेन्यू सिगरेट से आ रहा है, 5% पूरी जीडीपी का। तो चाहे कितनी ही जाने जा रही हो, गवर्नमेंट बंद कर ही नहीं सकती, ना गवर्नमेंट बंद करना चाहती। उस दिन मैंने कुछ डाटा देखा था, हर साल स्मोकिंग या इसकी वजह से कम 10 लाख या 20 लाख लोगों की मौत हो रही है।
फिर भी ये इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है, फिर भी ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पैसा पहुंच रहा है गवर्नमेंट पे, पैसा आ रहा है हमारी इकोनॉमी में। एम्प्लॉयमेंट 50 मिलियन लोग को एम्प्लॉय कर रही है ये। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो तुम लगा लो इतने लोग इन्वॉल्व है डायरेक्टली इस इंडस्ट्री में। तो ये रीजन है। एंड एक और रीजन पता है क्या है? एक और रीजन ये है कि किसी बाहर की कंट्री ने, यूएस या यूरोप, मेरे को डायरेक्टली नहीं पता कौन सी थी, यूएस या यूरोप ने क्या करा, यूएस ने और यूरोप ने दारू या ड्रिंकिंग बैन कर दी, अल्कोहल बैन कर दिया। तो क्या हुआ, उसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो गई, माफिया बहुत आ गया उस इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो ये रिस्क बहुत ज्यादा रहता है अगर आपको इतनी बड़ी कंज्यूम चीज को एक साथ बंद करने की कोशिश करो, तो ये ज्यादा आउटकम निकलता है। सो एट द सेम टाइम आईटीसी फ्यूचर ब्राइट है। 75% मार्केट होल्ड कर रहा है आईटीसी टबैको इंडस्ट्री का। तो ऐसे ये जो चीजें हम नंबर से नहीं कर सकते ना एनालाइज, उसको हम डालते हैं सारे क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्या अब आप सबको डिफरेंस समझ आ गया है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का? अब बेसिकली एक ओवरव्यू आपको मिल रहा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनालिसिस के अंदर, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। क्वांटिटेटिव जैसे हमने बात करा, जो भी नंबरों से रिलेटेड चीज होती है, जैसे यहाँ लिखा है कंपनी के रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, फ्यूचर ग्रोथ कितनी है, फाइनेंशियल रेशियोज कितने हैं। जो भी चीज है क्वांटिटेटिव या क्वालिटी से होता है। हाँ, टेक्निकल अभी करेंगे, टेंशन मत लो। तो जो क्वांटिटी से चीजें होती हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो भी चीजें नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है, जैसे हमने अभी बात करी। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हमें बताता है जो चीजें हमारी हम रिलेट नहीं कर सकते, जैसे इंडस्ट्री एंड कंपटीशन, मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट मतलब कंपनी की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एज एन ओवरऑल मैनेजमेंट वगैरह कैसी है। ठीक है, तो जो चीजें नंबरों से नहीं देखते वो आती है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ये हमारे इस पार्ट में लिखा हुआ है। फिर इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर मैंने जैसे आपको बताया काफी सारी चीजें आती है। यहाँ पे थोड़ी सी पार्ट्स लिखी है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कंज्यूमर परचेज इंडेक्स हो गया, जीडीपी हो गया। ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आती है, अपार्ट फ्रॉम द ऑल द न्यूज एंड अदर थिंग्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। एंड लास्ट स्लाइड बट नॉट द लीस्ट स्लाइड, एंड जो सबकी फेवरेट स्लाइड होने वाली है हमारी टेक्निकल एनालिसिस की स्लाइड, जिसके अंदर हमें पता चलता है, इसके ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इन पे ज्यादा ध्यान मत देना है, ऐसे ही ये लिखे हुए हैं। मेन टेक्निकल एनालिसिस मैंने बताया, जो भी हमारी आंखों के सामने चार्ट है, जब हम उसको रीड करते हैं, उसको समझते हैं, प्राइस की हिस्ट्री देखते हैं, प्राइस पहले ऐसे मूव कर रहा था, आगे कैसे मूव कर सकता है, वो जब हम समझते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं देख के, द पास्ट हिस्ट्री एंड पास्ट मूवमेंट एंड द प्राइस एंड द वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो हम करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस का अभी इतना ही है। डिटेल में समझेंगे तो मैं हर एक चीज समझाऊंगा, टेंशन मत लेना इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम चलेंगे आगे। ये पूरी पीपीटी अब सबकी ओवर हो गई है। मैंने एकदम अच्छे से जितने बेसिक्स आपके लिए रिक्वायरमेंट थे मार्केट में सीखने के लिए, सबको मेरे हिसाब से मैंने सिंपल से सिंपल फॉर्म में बताया। अगर तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज या एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करवाया है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, अब गैप अप एंड गैप डाउन का मतलब क्या है? देखो, ये अभी आपको कैंडल रीडिंग नहीं आती होगी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे बंद हुआ। ये कितना प्राइस है? ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक मिनट, निफ्टी के चार्ट में ले चलता हूँ आप सबको। ठीक है, तो देखो, मार्केट एक दिन क्या हुआ, यहाँ पे बंद हुआ, इस लेवल पे बंद हुआ मार्केट, जो कि हमारा 17,140 रुपए का है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। एंड अगले दिन ना मार्केट ऊपर खुल गया सीधा, 17,200 पे खुल गया। तो ये डिफरेंस आ गया मार्केट के अंदर कि मार्केट जब बंद हुआ ना, मार्केट जब 3:30 बजे बंद हुआ, उसके बाद मार्केट अगले दिन जब खुला तो वो ऊपर खुला। अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, यार ये ऊपर कैसे खुल गया, वो तो बंद तो यहाँ पे हुआ था, अगले दिन कैसे ऊपर चला गया ये, या कैसे खुल गया ऊपर? तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और लॉजिक बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। सबने मनी कंट्रोल डाउनलोड कर लिया, तो मनी कंट्रोल का ऐप सब खोल लो एक बार फटाफट से। ऐप खोलने का साइन अप कर लो। मैं आपको यहाँ पे तब तक ले चलता हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, बट ऐप सबसे बेस्ट वर्क करता है अगर मैं सच बताऊँ आपको तो। तो ये जो हमारा मार्केट ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। कैसे आएगा? मनी कंट्रोल खोलना है, मनी कंट्रोल का ऐप खोलना है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। क्या सबने ऐप डाउनलोड कर लिया? मेरे को एक बार यस या नो करके बता दो। मार्केट, ठीक है, सबने डाउनलोड कर लिया। सब एक बार अपना ऐप खोल लो, जिसका हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी स्क्रीन देखो। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, ये जो हमारा मार्केट होता है ना, ये जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, इसके अंदर भी दिखा रहा हूँ मैं। मनी कंट्रोल की जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे मार्केट्स लिखा आएगा, सिंपली इस पे जाना एंड यहाँ पे आके ग्लोबल मार्केट्स में जाना। ग्लोबल मार्केट्स मतलब सारे दुनिया के मार्केट। मैंने ये खोल लिया, नीचे जाओगे ना सिंपली,
तो आपको एक चीज नजर आएगी बहुत इंटरेस्टिंग, जिसको हम कहते हैं हमारा SGX निफ्टी। है देखो, ये जो लिखा दिख रहा है सबको एशियन मार्केट के अंदर, SGX निफ्टी। ये चीज है ना, सिर्फ और सिर्फ ये चीज हमारी डिसाइड करती है कल मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। अब SGX निफ्टी सबके दिमाग में आ रहा होगा होता क्या है, ठीक है, SGX निफ्टी होता क्या है ये समझेंगे अब हम। तो SGX निफ्टी कुछ नहीं होता। SGX निफ्टी का मतलब है कि जब हमारे देश का मार्केट बंद हो जाता है ना, हमारे देश का जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे देश के मार्केट के जो फ्यूचर है, हमारे देश का मार्केट तुम समझ लो, हमारे देश के मार्केट के अंदर किसी को इन्वेस्ट करना है ना, तो सिंगापुर में हमारे देश के मार्केट फिर भी चल रहा होता है, हमारे देश का निफ्टी का फ्यूचर फिर भी वहां पे चल रहा होता है। तो जैसे जैसे ट्रेडिंग हमारे देश की वहां पे होती है ना, बाहर के देश मतलब सिंगापुर में जैसे जैसे ट्रेडिंग होती है, वैसे वैसे मार्केट का रेट बदलता है। और ये ट्रेडिंग पूरे दिन चलती है, रात को 12:30 बजे बंद होती है जितना है गैस, सुबह 6:30 बजे फिर खुल जाती है। तो जब भी हमारे मार्केट खुलने से पहले, जैसे हमारा मार्केट से 9 बजे खुल रहा है, 9 बजे से प्री मार्केट होता है, सबको पता है ना, मुझे एक बता दो, प्री मार्केट सबको पता है ना क्या होता है? ये तो प्री मार्केट ही समझेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता, प्री मार्केट भी समझ लेते हैं। पहले मेरे को एक बात बताता हूँ कि जैसे जैसे बाहर के इंटरनेशनल मार्केट जो कि सिंगापुर एक्सचेंज है, वहां पे जैसे जैसे हमारे मार्केट के बाइंग एंड सेलिंग एग्जीक्यूट होती है ना, वैसे वैसे हमारे देश का मार्केट में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे हमारे निफ्टी के प्राइस में परिवर्तन आता है। तो ये समझ लो, निफ्टी जब हमारे देश में चलना बंद हुआ ना, तब बाहर के देश में अभी भी चल रहा है, सिंगापुर के एक्सचेंज में फिर भी चल रहा है। एंड जैसा सुबह के 9 बजे पे निफ्टी का रेट होगा ना बाहर, वैसा हमारा निफ्टी खुलेगा। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है गैप अप और गैप डाउन का। तो अगर बाहर का SGX निफ्टी, जो बाहर के निफ्टी को कहते हैं हम SGX, यहाँ पे सॉरी मेरे को सही से लिखा नहीं गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पे लिख देता हूँ टेक्स्ट पे, SGX निफ्टी। सो बाहर का निफ्टी कौन सा कहलाता है? SGX निफ्टी कहलाता है। इसकी ट्रेडिंग जब हमारा मार्केट बंद होता है उसके बाद भी होती है, रात को भी होती है, सुबह भी होती है। बट आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ये जो SGX निफ्टी है, ये सुबह 9 बजे अगर पॉजिटिव में है तो हमारा मार्केट पॉजिटिव खुलेगा, अगर नेगेटिव में है तो हमारा मार्केट नेगेटिव खुलेगा। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब इसमें एक आधा एक्सेप्शन है, ये बता देता हूँ आपको। हमेशा ये देखना है कि जो SGX निफ्टी है ना, वो थोड़ा ज्यादा पॉइंट प्लस माइनस हो, जैसे 10 पॉइंट या 5 पॉइंट प्लस माइनस हुआ ना, तो मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है। तो जब मार्क SGX निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर है या 40 पॉइंट ऊपर है या 30 पॉइंट नीचे या 40 पॉइंट नीचे है, तब देखना हमारा मार्केट। ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा कहाँ से देखना, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कहाँ से देखना है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, तो जब भी आप ये एनालाइज करो ना, आपका होमवर्क भी यही होने वाला है इसका, SGX निफ्टी का। तो मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो ताकि मैं एकदम क्लियर कर दूं, क्रिस्टल क्लियर सबके लिए। तो SGX निफ्टी जब भी देखेंगे हम जाके, हमें देखना है, फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है हमें 9 बजे देखना है, हमारा मार्केट से पहले, खुलने से पहले 9 बजे या 8:55 पे SGX निफ्टी देखना है। अगर वो प्लस में हुआ, पॉजिटिव हुआ, प्लस में, अच्छे खासे प्लस में हुआ, जैसे 30 पॉइंट प्लस में या 40 पॉइंट प्लस में, प्लस या 50 पॉइंट प्लस में, तो हमारा मार्केट पॉजिटिव खुलेगा। अगर अच्छा खासा नेगेटिव में हुआ तो हमारा मार्केट नेगेटिव खुलेगा, हमारा मार्केट माइनस खुलेगा। अगर थोड़े बहुत पॉइंट ऊपर नीचे तो हमारा मार्केट अगर फ्लैट में खुल जाता है। ये कॉन्सेप्ट है SGX निफ्टी का, ये कॉन्सेप्ट है गैप अप एंड गैप डाउन का। अब SGX निफ्टी देखना कहाँ से है मैं बता देता हूँ, वेबसाइट पे बता देता हूँ पहले। वेबसाइट पे देखने के लिए आपको सिंपली जाना है मनी कंट्रोल पे, मनी कंट्रोल लिखना है गूगल पे जाके, मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोल लेनी है। ठीक है, वेबसाइट खोलने के बाद ये जो मार्केट करके लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मार्केट, इस पे जाना है। एंड यहाँ पे ग्लोबल मार्केट आएगा, देखो इसके अंदर ग्लोबल मार्केट आएगा, मतलब पूरी दुनिया के मार्केट। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करते ही हमारे लिए एक चीज होगी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ। इस पे क्लिक करते ही हमारे लिए एक चीज होगी, नीचे नीचे जाओगे ना, ये देखो US के मार्केट है, यूरोप के मार्केट है, एशिया मार्केट के अंदर पहला हमारी चीज है SGX निफ्टी। सबसे पहली चीज है SGX निफ्टी। ठीक है, ये ट्रैक करनी है हम सबको, और कुछ ट्रैक नहीं है। जैसे अभी 1 रुपए नेगेटिव चल रही है, यहाँ पे दिख रहा है 1 रुपए माइनस, जैसे चेंज है ना, तो 1 रुपए नेगेटिव चल रहा है, वैसे आपको ये सारी चीजें ट्रैक करनी है। मनी कंट्रोल का ऐप जिसने डाउनलोड कर लिया उसमें तो बहुत ईजी है। अब मैं तुम सबको समझाऊंगा, आप सबको समझाऊंगा हमारे प्री मार्केट का कॉन्सेप्ट। अब अभी तक ना सबको लगता होगा कि हमारा स्टॉक मार्केट जब खुलता है तो खुलता है 9:15 को। हमारा स्टॉक मार्केट जब खुलता है वो खुलता है 9:15 को, और वो बंद होता है 3:30 को। ठीक है, क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या मैं गलत कह रहा हूँ? 9:15 खुलता है, 3:30 को बंद होता है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? हाँ, साइड में लिखा आएगा अंकित जी SGX में कितना ऊपर है कितना नीचे। ठीक है, सबने राइट लिखा। बट ये सच्चाई नहीं है स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की सच्चाई है कि स्टॉक मार्केट का एक सेशन और होता है जो 9 बजे स्टार्ट होता है और 9 से 9:15 तक चलता है, जिसको हम कहते हैं प्री मार्केट सेशन। इसको हम कहते हैं प्री मार्केट सेशन। अब इसमें क्या होता है, प्री मार्केट सेशन के अंदर देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे ही मार्केट खुलता था ना, जैसे ही मार्केट खुलता था तो क्या होता था,
मार्केट खुलते ही प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे चल जाता था, क्योंकि एकदम से सारे लोग टूट पड़ते थे, ये भी खरीदो वो भी खरीदो, बड़े प्लेयर्स आते थे वो भी टूट पड़ते थे, ये भी सेल करो ये भी बाय करो, तो खुलते ही 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे ऐसे मार्केट मूव करता था। तो उसको कम करने के लिए, उस वोलेटिलिटी को कम करने के लिए एक सेशन बनाया गया जिसको कहते हैं, सॉरी, प्री मार्केट सेशन। उसके अंदर क्या होता है, जितने भी बड़े प्लेयर्स को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, जितने भी बड़े ऑर्डर्स पंचेन होने हैं उसके अंदर, वो हो जाते हैं 9 से 9 7 के अंदर। 9 to 9 7 सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। आप भी प्लेस कर सकते हो, एटीओ प्लेस कर देखना, आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करके देखना, दो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि काफी बार एक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, 90% ऑफ द टाइम्स ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बट यू कैन प्लेस एन ऑर्डर प्री मार्केट में भी, एंड प्री मार्केट में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली सारी सारी जो वोलेटिलिटी है वो क्रब हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है, एंड उसके बाद मार्केट खुलता है एक स्पेसिफिक रेट पे 9:15 पे। आपको 9 बजे, सुबह 9 बजे अपना जो भी ब्रोकर है ना, जो भी ब्रोकर है वो खोल के देखना है, 9 बज से 9:07 तक। पता है क्या होगा, 9 बजे से 9:07 तक निफ्टी होगा ना, सिर्फ निफ्टी आपको हिलता हुआ दिखेगा, निफ्टी ऊपर जाता हुआ नीचे आता हुआ दिखेगा, सिर्फ नंबरिंग में, चार्ट में नहीं, जो ऊपर नंबर लिखा आता है ना उसके अंदर निफ्टी हिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि तब निफ्टी की प्राइस डिसाइड हो रही होती है, तब निफ्टी का मूवमेंट डिसाइड हो रहा होता है। तो इसे हम कहते हैं प्री मार्केट। दिखता है ना, देखो राहुल जी ने देखा है, इसलिए दिखता है क्योंकि तब प्री मार्केट का वो हो रहा होता है। हाँ जी राहुल जी, तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट है प्री मार्केट का। प्री मार्केट सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि कोई बड़े ऑर्डर सुबह कोई प्लेस कर रहा है या बहुत ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग एक साथ प्लेस कर रहा है, तो वो सारे ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हो गए, एक एवरेज प्राइस निकले जिसपे हमारा मार्केट खुले, इसलिए हमारा प्री मार्केट बनाया गया है।